हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज की क्लास काफ़ी ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, ठीक है, जमानत के बारे में। जहाँ पे हम आज देखेंगे 436 से लेकर 437 ए तक के प्रोविजंस के बारे में, जहाँ पे बताया गया है कि जमानती अपराध में कब जमानत लेना है, अजमानती अपराध में कब जमानत मिल सकती है, ठीक है। साथ ही साथ यदि जो कोई व्यक्ति यदि निर्धन है यानी गरीब है तो उसको जमानत कब मिलती है। और यदि आपको ये पूरा लेक्चर देखना तभी आप इसमें बने रहिए, आपको पढ़ना है तभी, ठीक है। अदरवाइज आप अभी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिटेल में समझने वाला हूँ, विद केस लॉ समझने वाला हूँ, आसान भाषा में आपको पूरा जमानत से संबंधित उपबंध समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब बेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। बेल का मतलब क्या होता है कि इसका हिंदी में कहते हैं जमानत, यानी कि किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा तो उसको क्या किया जाना, उसको छोड़ दिया जाना। लेकिन उसका राइट कब बनता है कब नहीं बनता है छोड़े जाने का, इसके बारे में प्रोविजन आके पूरा बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आप सिंपल ये समझ लीजिए कि बेल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाना गिरफ्तारी से। जब आप देखेंगे सेक्शन 50, ठीक है, सीआरपीसी की धारा 50 को देखेंगे, वहाँ पे बताया गया है कि जब कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है किसी व्यक्ति को तो ये उस व्यक्ति को बताया जाता है कि आपके पास राइट है किसका, बेल का, यानी जमानत का अधिकार है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको बताया जाता है, उसके अधिकार बताए जाते हैं। कौन बताता है, जो उसको गिरफ्तार कर रहा है। तो उसको क्या किया जाता है, उसके गिरफ्तारी के आधार, साथ ही साथ उसको यह राइट भी है कि आप क्या कर सकते हैं, जमानत के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, या फिर जमानती हो तो जमानत ले सकते हैं। ये सारे अधिकार वहाँ पे बताए जाएंगे। ये होगी बेल। अब यहाँ पे आगे देखते हैं तो बेल के क्या है, टाइप्स भी होते हैं कुछ, कौन कौन से टाइप्स हैं। और एक चीज़ और, एक केस था, ठीक है ना, कौन सा, मोतीराम का, यानी कि मोतीराम वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का एक केस था जिसमें कहा गया था कि जमानत एक नियम है और कारागार क्या है, एक अपवाद है। यानी कि जमानत क्या है, एक रूल है कि आपको वहाँ पे दिया जाना चाहिए, और कारागार क्या है, एक अपवाद के रूप में है। ऐसा कहा गया था ये मोतीराम के केस में, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है कि जमानत एक नियम है और कारागार एक अपवाद है, यह किस केस में हेल्ड हुआ था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोतीराम वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। तो आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जमानत एक नियम है और कारागार एक अपवाद। तब यहाँ पे कुछ जमानत के बारे में कुछ डायग्राम है, आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ बेल, ठीक है ना। दूसरा आता है बेल बाय श्योरिटी। तो टाइप्स ऑफ बेल तभी बात पढ़े, पहले इसको बेल बाय श्योरिटी पढ़ते हैं। कि बेल बाय श्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आपको जमानत तो मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना होगा, एक प्रतिभूल लाना होगा, एक श्योरिटी लाना होगा, तभी आपको यहाँ पे जमानत लेगी, जो आपको क्या करे, इसकी आपको जमानत ले सके। कि आप अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके एवज में किसको उठाया जाएगा, श्योरिटी को उठाया जाएगा। तो यहाँ पे श्योरिटी लाइबल हो जाएगा। तो ये बेल बाय श्योरिटी हो गया। बेल बॉन्ड दूसरा होता है कि यहाँ पे जब अभियुक्त आता है तो उसको क्या किया जाता है कि बेल बॉन्ड में उसको छोड़ा जा सकता है कि आप एक काम करें, इतनी राशि का बेल बॉन्ड भर दें, ठीक है ना। अभियुक्त को ऐसा कहा जाएगा कि इतनी राशि का बेल बॉन्ड भरें कि यदि आपको जब भी उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा तो आप उपस्थित रहेंगे, ठीक है। तो ये बेल बॉन्ड की बात हो गई। तीसरा आता है कि बेल की स्पेशल पावर। 439 एक धारा आती है जहां पे बताया गया है कि स्पेशल पावर किसकी, हाई कोर्ट की और साथ ही साथ सेशन कोर्ट की। इन दोनों के यहाँ पे क्या बताया गया है कि स्पेशल पावर बताई गई 439 में, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डील करने वाले हैं 439 को, ठीक है। तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ बेल में। तो टाइप्स ऑफ बेल में सबसे पहला आता है आपका डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल क्या कहलाता है, 167 सीआरपीसी में जाएंगे तो वहाँ पे बताया गया सबसे पहले तो यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 15 दिन तक क्या किया जा सकता है, पुलिस रिमांड पे भेजा जा सकता है, वो भी मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तब वहाँ पे 24 घंटे से ज़्यादा उसको नहीं रख सकती। अगर रखना है पुलिस को तो वहाँ पे क्या करना होगा, रिमांड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है, ऐसा शरीर उपस्थित किया जा सकता है,
किया जाता है और यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है तो उसको क्या कर सकती है, 15 दिन की पुलिस रिमांड पे भेज सकती है। जब पुलिस रिमांड पे भेज जाता है तो उसके बाद कोई आदि उसको रखना है, ठीक है ना, 15 दिन में भी यदि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तब यहाँ पे क्या किया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, ठीक है ना। और वहाँ पे 2 कंडीशन बताई गई हैं, एक 60 दिन की और दूसरी 90 दिन की। यदि 60 दिन और 90 दिन में दोनों कंडीशन के तहत इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तब यहाँ पर क्या किया जाता है, उस अभियुक्त को छोड़ दिया जाता है जो जेल में है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट बेल, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है कितने दिन के अंदर, 60 दिन या 90 दिन के अंतर्गत, तब यहाँ पे उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाता है, उसका राइट बन जाता है अभियुक्त का उसको छोड़ा जाए, ठीक है। ये तो हो गया आपका 167 के बारे में कंप्लीट लेक्चर बना चुका हूँ, ठीक है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। दूसरा आता है जमानती अपना, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पे 436 में क्या बताया कि जो अपराध जमानती हैं उसको क्या किया सकता है, उसमें जमानत दी जा सकती है। आपको कोई यहाँ पे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप क्या पुलिस थाने से ही क्या कर सकते हैं, जमानती अपराध है तो आप वहाँ से भी जमानत ले सकते हैं। उसके बाद आता है अजमानती अपराध। अजमानती अपराध में 437 में बताया है किन कंडीशन में आपको जमानत दी जाएगी और किन कंडीशन में आपको जमानत नहीं दी जा सकती, इसलिए 437 में बताया गया है, ठीक है। साथ ही 437 ए भी पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद आता है अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल, इसको प्रीमेच्योर बेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 438 को क्या कहा जाता है, अग्रिम जमानत। यदि आपको किसी अपराध के लिए आशंका है, ठीक है ना, कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है किसी अपराध में, तब वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, एक यहाँ पे बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ठीक है ना, अग्रिम बेल के लिए। अब कहाँ पे लगाएंगे वो आगे मैं कंफर्म करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद आता है सशर्त जमानत, यानी कि आपको जमानत तो दी जाएगी लेकिन कुछ कंडीशन के साथ दी जाएगी, ठीक है। तो ये बताया गया आपका 437 के क्लॉज 3 और 438 के क्लॉज 2 में यहाँ पे बताया गया है कि आपको जमानत अगर दी जाती है तो कुछ कंडीशंस लगाई जा सकती है। तो ये 2 धारा यहाँ पे क्या कहती है, कंडीशन के बारे में बात करती है। आपको जमानत किस पे मिलेगी, सिर्फ कंडीशन, कुछ कंडीशंस लगाए जाएंगे, उसी कंडीशन पे आपको जमानत मिल जाएगी, अदरवाइज आपको जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे यहाँ पे बताए गए हैं कि आपको किस किस प्रकार से आपको जमानत दी जा सकती है। और साथ ही साथ आप देखेंगे जमानत मिल गई है ना, उसको क्या कर सकते हैं, कैंसल भी किया जा सकता है, कैंसिलेशन ऑफ बेल के बारे में। तो कैंसिलेशन ऑफ बेल के बारे में आप देखेंगे तो 439 के क्लॉज 2 में बताया गया है और 437 के क्लॉज 5 में बताया गया है। तो यहाँ पर ये आप क्या किया जा सकता है, यदि आपको बेल दिया गया है तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा डायग्राम फॉर्म में। अब देखते हैं बेयर एक्ट में, ठीक है। तो बेयर एक्ट में देखने चलते हैं। चीज़ और याद रखिएगा, जो बेल बॉन्ड्स भरा जाता है, ठीक है ना, वो कौन अभियुक्त भरता है, बेल बॉन्ड्स। तो आप इसको भी याद रखिएगा। धारा 436 ये जमानती अपराध के बारे में बात करता है, ठीक है। किसमें, जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें ये नेगेटिव फॉर्म बात करता है किन मामलों में जमानत ली जाएगी। चैप्टर तो आपने देख लिया है, चैप्टर 33 है, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी यहाँ प्री में कि जमानत से संबंधित उपबंध कौन से अध्याय में है, कौन से चैप्टर में है, तो आपको क्या लगाना है, चैप्टर 33 में, ठीक है। तो किन मामलों में जमानत ली जाएगी ये बात करता है। पहला इसके क्लोज क्या कहता है कि जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, अब भिन्न यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये जमानती अपराध के बारे में, ये अजमानती से भिन्न बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जमानती अपराध हैं, बेलेबल ऑफेंस हैं, उसमें क्या किया गया है, किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी यानी कि जो वहाँ का इंचार्ज है, तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसको वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जा रहा है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, ठीक है। तो पहली चीज इसमें क्या बताई गई है, पहला चीज ये बताया गया है कि उसको क्या किया गया है, जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। और जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया वो भी किस लिए, ये वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा रहा है, वारंट के साथ नहीं है, ठीक है। तो वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर इसको डिटेन किया जा रहा है या फिर न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, तब वो क्या किया जाएगा, ऐसा अधिकारी की अभिरक्षा में उस बीच किसी समय या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्रवाई किसी प्रकरण में, यानी कि जो न्यायालय में लाया गया है तो न्यायालय में किसी भी स्टेज में जो कार्रवाई की जा रही है न्यायालय उस कार्रवाई की किसी भी स्टेज पर, या फिर उस कस्टडी यानी कि जब कस्टडी में है वह व्यक्ति तो उस कस्टडी के दौरान किसी भी समय
उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, जमानत पर छोड़ दिया जाएगा यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति क्या किया जाएगा, जमानत पर उसको छोड़ दिया जाएगा। तो कंडीशन क्या है इसमें कि वेलेबल ऑफेंस है और साथ ही साथ इसमें क्या है, वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा रहा है या लाया जा रहा है उसको, तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको जमानत देने के लिए तैयार है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। परंतु यदि उसको ऐसा लगता है, ठीक है, जो न्यायालय है या फिर अधिकारी है उसको क्या लगता है कि ऐसे व्यक्ति के से क्या किया जाए, बंद पत्र निष्पादित करवाया जाए, तब वहाँ पे इसका भी प्रावधान यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रोवाइजो है, इसमें क्या कहा गया है कि परंतु ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझते हैं तो ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय उसे इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभूओं रहित बंद पत्र निष्पादित करने पर उसको उन्मोचित कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, विदाउट श्योरिटी क्या किया जा रहा है, यानी कि इसको जमानतदार की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बिना श्योरिटी के यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसको बंद पत्र निष्पादित करने पर क्या किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा यानी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब निर्धन व्यक्ति की बात आती है। यदि मान लीजिए जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है बेलेबल ऑफेंस यानी जमानती अपराध में, और वह जमानत देने के लिए तैयार नहीं है, अर्थात वो जमानत नहीं दे सकता है, वो जमानत देने में असमर्थ है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा यानी कि उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा। अब निर्धन व्यक्ति होता कौन है, यानी कि जो गरीब है वो उसको माना कब जाएगा कि वह व्यक्ति निर्धन है और देने में जमानत देने में असमर्थ है। तब ये बात करता है आपका स्पष्टीकरण यहाँ पे जो जोड़ा गया है, ये कब जोड़ा गया था, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि इसकी संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। तो 2005 में स्पष्टीकरण जोड़ा गया, बताया गया कि निर्धन व्यक्ति कौन होता है। तो जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है, यानी कि ये जिस दिन उसको गिरफ्तार किया गया उस व्यक्ति को उस दिन से लेकर 7 दिन तक, ठीक है, 7 दिन तक क्या है, उस जमानत नहीं ले सकता था, वो असमर्थ है जमानत लेने में, तब यहाँ पे उसको माना जाएगा कि वह व्यक्ति क्या है, निर्धन है, या अवधारणा की जाएगी उस अधिकारी या न्यायालय के द्वारा कि पर्याप्त आधार है कि वह व्यक्ति क्या है, निर्धन व्यक्ति है इस प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये हो गए निर्धन व्यक्ति की बात। अब इसी तरह से बात करें आपका सीपीसी में, ठीक है ना, आप इंटरलिंक करते रहें तो आपकी आसानी से याद रहेगा। ठीक है, सीपीसी में देखेंगे ऑर्डर 33 का रूल 1 है, जिसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बात करता है कि निर्धन व्यक्ति कौन होता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि निर्धन व्यक्ति कौन होता है। हालांकि इसमें सीपीसी में बताया गया कि निर्धन व्यक्ति वही व्यक्ति होता है जिसके पास 1000 रुपये से कम की प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, उससे ज़्यादा उसके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वहाँ पे उसको निर्धन माना जाता है। ये तो बात हो गई सीपीसी की। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद परंतु यह कि इस धारा की कोई बात धारा 116 की उपधारा 3 या धारा 446 की ए के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली न समझी जाएगी, यानी कि जो जमानत से संबंधित जितने प्रावधान ऊपर बताए गए हैं, ठीक है, इस धारा में, तो वहाँ पर इसकी कोई भी बात कहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, 116 की उपधारा 3 के अंतर्गत और 446 की ए के अंतर्गत, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। धारा 116 की उपधारा 3 में यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया है जहाँ पे मजिस्ट्रेट आदेश करता है कि उसको क्या है, परिशांति भंग होने से संदेह है कि उसके कारण, तो वहाँ पे उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है, और यदि उसका निष्पादन नहीं करता है तो उसको अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर प्रभाव नहीं डालता है, ये बताया गया है। इसी प्रकार 446 आगे हम पढ़ने वाले हैं कि 446 एक कहलाता क्या है। ठीक है ना, जमानत पत्रों बंद पत्रों को रद्द कराने से संबंधित यहाँ पे प्रावधान है, तो यहाँ पे इसमें भी प्रभाव नहीं डाले जाएगा। दूसरा आता है आपका कि उपधारा एक किसी बात के होते हुए, यानी कि उपधारा 1 में कुछ भी कहा गया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब चलेगी किसकी, उपधारा 2 की। ठीक है, तो कहते हैं ना कि भैया अब तुम जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम आ गए हैं, हमारी चलेगी। ठीक है, उसी प्रकार से उपधारा 2 कहता है कि हम किसकी चलेगी, उपधारा 1 को भूल जाओ, अब हमारी चलेगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ कोई व्यक्ति हाजिरी के समय
और उस स्थान के बारे में जमानत पत्रों की शर्तों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, असफल रहता है। यानी कि वो उसको क्या किया गया था कि आप बंद पत्र निष्पादित करिए और जमानत पत्र में जो भी शर्तें हैं उसका पालन करिएगा, और जिस दिन कहा जाएगा उस दिन आप कहाँ होंगे, उपस्थित होंगे। न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा तो न्यायालय में, थाने में उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा तो थाने में उपस्थित होंगे। लेकिन वो क्या है, उस शर्तों का पालन करने में क्या रहता है, असफल रहता है। तो वहाँ पर न्यायालय जब उसी मामले में, यानी कि सेम मैटर कौन सा होगा, सेम केस कौन सा होगा, सेम केस होगा, तो जब उसी मामले में क्या किया जाएगा, पश्चातवर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है, परीक्षा में लाया जाता है। यानी कि शर्तों का पालन तो किया नहीं, ठीक है ना, जो जमानत की शर्त थी उसको, जिस शर्तों पर जमानत दी गई थी उसका पालन नहीं किया, और सब्सिक्वेंट यहाँ पे अब जहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको लाया जाएगा, ठीक है ना, सब्सिक्वेंट ओकेजन पे उसको क्या किया जाता है, लाया जाता है, हाजिर होता है। तब वहाँ पर क्या किया जाएगा, उसको इनकार कर सकता है जमानत देने से, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसी किसी इंकारी का ऐसे जमानत पत्र आबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा धारा 446 के अधीन उसकी शास्ति देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यानी कि उपधारा 1 में जो भी चीज़ें बताई गई है, यानी जमानत देने का अधिकार है, ठीक है, जमानती अपराध है, जमानत देने का अधिकार है, लेकिन यदि जिस बंद पत्र पर उसको छोड़ा गया था कि वो शर्तों का पालन करेगा, अब उस शर्तों का पालन वह नहीं करता है, तब वहाँ पर क्या किया जाएगा, उधारो 2 के अधीन उस पर जमानत देने से इनकार कर सकता है न्यायालय कि आपको जमानत नहीं दी जा सकती, आप उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है, और इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा उपधारा 1, ठीक है। और साथ ही साथ जो 446 के अधीन जो शास्ति लगाने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्ति है, यानी कि जो 446 में क्या करता है न्यायालय, ये जो श्योरिटी है उस पर भी क्या कर सकता है, शास्ति लगा सकता है, यानी दंड दे सकता है। यदि शास्ति नहीं देता है वो श्योरिटी, उसको 6 महीने तक का सिविल कारागार भी वहाँ पे दिया जा सकता है पेनाल्टी ना देने पर, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अब बात करते हैं 436A के बारे में। 436A क्या बात करता है, इसको सबसे पहले तो आप सिंपल भाषा में समझें। तो ए नाम का व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया। अब उसको गिरफ्तार किया, यहाँ पे कोई भी अपराध हो सकता है, जमानती या जमानती कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसको गिरफ्तार किया गया किसी अपराध के लिए, और वहाँ पर जिस अपराध के लिए इसको गिरफ्तार किया गया है उस अपराध की अधिकतम पनिशमेंट कितनी है, 7 वर्ष है मान लीजिए, ठीक है, 7 वर्ष इसके अधिकतम पनिशमेंट है उस अपराध के बारे में। अब इसका इन्वेस्टिगेशन चला, इस अपराध के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ठीक है, इंक्वायरी चल रही है, ट्रायल चल रहा है। अब इस दौरान उसने क्या किया है, इसको जेल में रखा गया है। अब इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान जब कभी इसको क्या किया गया है, यहाँ पे जेल में रखा गया है, और उस अपराध के लिए अधिकतम कारावास कितनी है, 7 वर्ष है। तो यहाँ पर यदि 7 वर्ष का आधे से अधिक इसने कारावास में भोग लिया है ना, यानी कारावास में बिता चुका है आधे से अधिक, 7 वर्ष से आधे से मतलब 7 वर्ष के आधे से अधिक के बाद की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम की बात की जा रही है, यानी जो पनिशमेंट है उस अपराध के बारे में उसके अधिकतम के आधे से अधिक यदि कारावास का भुगत चुका है तो वहाँ पे उसको क्या किया जाएगा, विदाउट श्योरिटी या विद श्योरिटी उसको बंद पत्र पर छोड़ दिया जाएगा। यही चीज़ बात करता है आपको 436A। अधिकतम अवधि के लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकेगा। यहाँ पे बात करें, जो कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए इस संहिता के अधीन, अब यहाँ पे क्या है, ये जो कोष्टक में लगा हुआ है ना, ब्रैकेट में है, ये सिर्फ इतना बात करता है कि जो 436A है वो डेथ पनिशमेंट की बात नहीं करता है। ऐसे अपराध जिसमें डेथ पनिशमेंट दी गई है उस पर यह अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए मृत्यु दंड दिया गया है, उस विधि में मृत्यु दंड उसका पनिशमेंट है, तो वहाँ पर यह अप्लाई नहीं होता है उसको छोड़कर, ठीक है। तो इस संहिता के अधीन अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है। उसके बाद जांच या विचारण कौन करेगा, ये न्यायालय करेगा, मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है। तो अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए निर्दिष्ट की गई है। किस अपराध के लिए, जो उस व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किया गया है उसके लिए अधिकतम पनिशमेंट कितनी है, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा, ठीक है।
आधे से अधिक अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, यानी कि अधिकतम पनिशमेंट कितनी थी, मान लीजिए 5 वर्ष अधिकतम पनिशमेंट है उस अपराध के लिए, और उसका क्या किया गया है, 5 वर्ष का आधा कितना होगा, 2.5 वर्ष, यानी 2.5 वर्ष से ज़्यादा का यहाँ पे क्या किया गया है, उसको द्वारा जेल में भोग चुका है, जेल में रह चुका है वो व्यक्ति। तो वहाँ पे उसको क्या किया जाएगा, उसको प्रतिभूओं सहित या रहित बंध व्यक्तिगत बंध पत्र पर न्यायालय छोड़ दे सकता है। सॉरी, यहाँ पे क्या कह सकता है, या तो विदाउट श्योरिटी या विथ श्योरिटी उसको क्या कर सकता है, पर्सनल बॉन्ड भरने पर न्यायालय क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। लेकिन कब छोड़ेगा, सबसे पहले तो आपको देखनी होगी कि पनिशमेंट उसकी कितनी है, जो अपराध का ट्रायल चलना है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस अपराध के बारे में पनिशमेंट कितनी है, तो अधिकतम पनिशमेंट देखा जाएगा कितनी है। यदि उसका अधिकतम का आधे से अधिक उस निरोध भोग चुका है, यानी डिटेंशन हो चुका है, उसका कारावास में निरोध हो चुका है, तब वहाँ पर क्या किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। परंतु न्यायालय, ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो छोड़ दिया गया है कि यदि मान लीजिए वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, यानी पीपी है, इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है, ठीक है, लोक अभियोग सुनवाई के पश्चात जब उसको क्या करेगा, लोक अभियोग को सुन लेगा और उन कारणों से, यानी कि जो रीजन है उसको रिकॉर्ड करेगा। अभी न्यायालय को लगता है कि उसको क्या किया जाए, आगे भी पूरा क्या किया जाएगा, दीर्घतर अवधि के लिए निरोध जारी रखने का आदेश करना चाहिए, तो वहाँ पे कर सकता है, ठीक है, और चाहे तो वह छोड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, या तो उसको छोड़ सकता है, लेकिन कब, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको सुनवाई के पढ़ने के पश्चात, और यहाँ पे रीजन भी रिकॉर्ड करना होगा उस न्यायालय को कि यहाँ पे क्यों उसको क्या कर रहा है, आगे निरोध जारी रखने का आदेश कर रहा है। निरोध का मतलब उसका डिटेंशन जो है वहाँ पे जेल में रह रहा है, ठीक है, या फिर व्यक्तिगत बंद पत्र के बजाय, यानी जो ऊपर पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पर्सनल बॉन्ड के बजाय यहाँ पे क्या करेगा, विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी उसको छोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम कारावास का आधे से अधिक वह भोग चुका है, तो वहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब एक प्रोवाइजो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है, यह है कि कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस विधि के अधीन उक्त अपराध के लिए उपबंधित कारावास के अधिकतम अवधि के कारावास से अधिक के लिए किसी भी दशा में निरुद्ध नहीं किया जाए। यानी कि आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, ठीक है, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, इसको गिरफ्तार किया आपने। अब यहाँ पे क्या है, इसने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए अधिकतम कारावास कितना है, 5 वर्ष है, या फिर कितना भी आप 4 वर्ष 3 वर्ष जो भी है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 5 वर्ष है एग्जाम्पल के लिए, तब उस अपराध के लिए 5 वर्ष है, तो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ठीक है, इंक्वायरी चल रही है, ट्रायल चल रहा है, इस दौरान वह ए जो है वो जेल में है, तब यहाँ पे किसी भी कंडीशन में, किसी भी दशा में इसको 5 वर्ष से अधिक के लिए जेल में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो इसने अपराध किया है उसके लिए पनिशमेंट ही तो 5 वर्ष है, तब उससे ज़्यादा तो आप रखेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या है, इसकी ड्यूटी हो जाती है, यानी कि एक राइट है, यानी जो अभियुक्त है उसका राइट है, उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। ये हो गया। और एक राइट कहाँ पे बनता था, 167 में डिफ़ॉल्ट बेल में, यहाँ पर भी एक राइट उसका बनता था अभियुक्त का, और दूसरा राइट यहाँ पे बन गया है कि उसको छोड़ दिया जाएगा यदि अधिकतम अवधि के कारावास जितना है उससे ज़्यादा यहाँ पे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उसको जेल में नहीं रखा जाएगा। उसके बाद जमानत मंजूर करने के लिए इस धारा के तहत निरोध की अवधि की गणना करने में अभियुक्त द्वारा कार्रवाई में किए गए विलंब के कारण भोगी निरोध की अवधि अवर्जित कर दिया जाए। यानी कि उस अवधि को गणना उसमें, यानी जमानत मंजूर करने के लिए इस धारा के अधीन जो निरोध की अवधि है, यानी कि डिटेंशन है, जो उसको जेल में रखा गया है, उस अवधि को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा जो किसके विलंब के कारण हुई है, यहाँ पे अभियुक्त की कार्यवाही में विलंब के कारण हुई है, ठीक है ना। अभियुक्त द्वारा जो क्या किया गया, विलंब किया गया है, जिसके कारण कार्यवाही क्या है, लेट हुई है, तो वहाँ पे क्या है, इसको अवर्जित कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा यहाँ पर। ये हो गया आपका जमानती अपराध के बारे में, ठीक है। अब बात करें अजमानती अपराध के बारे में। 436 तो अजमानती हो गया। अब अजमानती क्या कहता है आपका, जब कोई व्यक्ति जिस पर अजमानती अपराध का अभियोग है, यानी कि उस पर आरोप है या फिर जिस पर संदेह है, दो चीजें यहाँ पे बताई गई, या तो उस पर क्या है, उसमें अजमानती अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस का उस पर आरोप है, चार्ज है, या फिर उस पर ये संदेह है कि उसने क्या किया है, अजमानती अपराध किया है, ठीक है। तो वहाँ पे पुलिस थाने के बाहर साधारण अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है, या उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है।
यानी कि यहाँ पे हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की बात नहीं कर रहा है। वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है, ठीक है, या फिर क्या किया गया है, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से अलावा जो उसके कोर्ट है यानी कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट है जितनी भी, वहां पे यदि उसको लाया जाता है तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है। ऊपर 436 में हमने देखा जमानती अपराध में तो क्या है, उसको जमानत मिलना है, ठीक है, उसका राइट था। लेकिन 437 में भी उसका राइट है जमानत का, लेकिन किस मामले में उसको जमानत का राइट नहीं है अजमानती अपराध में, यहाँ पे ये कंडीशन बताई गई है, ठीक है। नॉर्मल क्या है कि उसको जमानत दिया जा सकता है, उसका भाई राइट है। क्या है कि कारागार क्या है, एक अपवाद है, और जमानत क्या है, एक नियम है, उसको कारागार नियम का पालन तो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पहला कंडीशन कहता है कि यदि विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं, यानी कि रीजन टू बिलीव है कि उसने क्या किया है, ऐसे व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है, तो उसको यहाँ पे जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि अजमानती अपराध तो है, नॉर्मल क्या है, जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है, उसको छोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन के साथ देखें तो यहाँ पे यदि इसको लगता है कि उसने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है तो वहाँ पर उसको नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरा आता है कि यदि ऐसा अपराध कोई संज्ञेय अपराध है, ठीक है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल की बात नहीं कर रहा है ये, ठीक है। दूसरा खंड क्या बात करता है कि जो अपराध किया गया है अभियुक्त के द्वारा, उस जो अपराध कैसा है, संज्ञेय है, और ऐसा व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है पहले भी, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है कि वो करंट केस की बात कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट केस, यानी कि जिस अपराध को किया है वही मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय है। लेकिन यहाँ पे सेकंड क्लॉज क्या कहता है, प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बात करता है कि वह क्या है, पहले भी उसने 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए, जो संज्ञेय अपराध था उसके लिए दंडित किया जा चुका है, दोषित किया गया है, ठीक है। या फिर वह 3 या उससे अधिक के कारावास, यानी पहला कंडीशन यहाँ पे क्या बता रही है सेकंड खंड में कि वह 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए वो कन्विक्ट किया जा चुका है पहले भी। दूसरा आता है यहाँ पे 3 से 7 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए 2 या अधिक अवसरों पर उसको दोषित किया गया है, ठीक है। तो 7 वर्ष से अधिक वाला सिर्फ एक बार के लिए कहता है, और 3 से 7 वर्ष के बीच के अपराध हैं तो यहाँ पर क्या है, उसको 2 बार से या फिर उससे अधिक के अवसरों पर क्या किया गया, उसको कन्विक्शन किया गया, प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है, तब यहाँ पे उसको अजमानती अपराध में उसको यहाँ पे जमानत नहीं दी जाएगी। ये 2 ही कंडीशन है। और नीचे दिया गया है एक प्रोवाइजो जोड़ दिया गया है कि यहाँ पर उसकी किसको जमानत दी जा सकती है। अब भले ही जो ऊपर हमने खंड 1 और खंड 2 पढ़ा, ठीक है ना, 437 का, फिर भी यहाँ पे उसको क्या किया जा सकता है, जमानत दिया जा सकता है। लेकिन किसको दिया जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है, यानी कि जो अपराध है अजमानती किया है, और व्यक्ति कौन है, 16 वर्ष से कम आयु का है, या फिर कोई स्त्री है, या फिर कोई रोगी या फिर शिथिलांग व्यक्ति है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। भले उसने अजमानती अपराध किया हो, 7 वर्ष से अधिक का अपराध हो, ठीक है ना, मृत्यु आजीवन कारावास हो, कुछ भी हो, यहाँ पे इसके लिए 1 और 2 दोनों के लिए यहाँ पे बताया गया है प्रोविजो कि जमानत पर छोड़ दिया जाएगा यदि कैसा व्यक्ति कौन है, 16 वर्ष से कम आयु का है, या फिर कोई स्त्री है, कोई रोगी है, यानी उसको, ठीक है ना, कोई डिसीज पर्सन है, शिथिलांग व्यक्ति है, मेंटल कंडीशन उसकी सही नहीं रहती, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अब दूसरा प्रोवाइजो क्या कहता है, इसमें 4 प्रोवाइजो दिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों प्रोवाइजो, ठीक है। तो परंतु यह है कि न्यायालय यह भी निर्देश दे सकेगा, खंड 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि उसका समाधान हो जाता है किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायोचित या ठीक है। यानी कि खंड 2 में यदि उसको जो प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है उस पर भी उसको छोड़ा जा सकता है, न्यायालय की डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पे बता दी गई कि उसको भी अन्य कोई विशेष कारण है जिसके कारण से उसको छोड़ना पड़ रहा है, तो वहाँ पे भी उसको क्या किया जा सकता है, अन्य जो भी विशेष कारण है, जो भी स्पेशल उसका रीजन है, न्यायालय को ऐसा लगता है उसको समाधान हो जाता है, तो वहाँ पर उसको छोड़ा जा सकता है, जो खंड 2 की बात करता है ये, ठीक है। ये हो गया। तीसरा प्रोवाइजो आता है कि यह और भी कि केवल यह बात अभियुक्त की आवश्यकता अन्वेषण साक्षियों द्वारा पहचाने जाने के लिए हो सकती है, जमानत मंजूर करने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी। यदि वह अन्यथा जमानत पर छोड़ दिया जाने के लिए हकदार है और वह वचन देता है कि वह ऐसे निर्देशों का जो न्यायालय द्वारा नियत अनुपालन करेगा।
यानी कि न्यायालय यह ग्राउंड नहीं ले सकता है कि उसको आइडेंटिटी परेड के लिए उसकी ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि ए नाम का व्यक्ति है, अब ये इसने क्या किया, जमानत का आवेदन लगाया और यहाँ पे न्यायालय क्या कहता है कि आपको क्या है, अभी यहाँ पे जमानत नहीं दी जा सकती है, आपको क्या है एक आइडेंटिटी परेड यानी साक्षियों द्वारा आपकी पहचान करवानी है, इसके लिए आपको जमानत नहीं दी जा सकती। तो ये आधार नहीं होगा, ठीक है, जमानत ना देने का, इसलिए इनकार नहीं कर सकता है न्यायालय कि आपको इस आधार पर जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है। और यदि जो अभियुक्त है वो कहता है कि आप जो भी शर्त लगाएंगे, जो भी शर्त रहेगी जमानत की, उसको मैं पालन करूंगा, तो वहाँ पे उसको छोड़ा जाएगा। ये कोई आधार नहीं है कि आप आइडेंटिटी परेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। फोर्थ प्रोवाइजो आता है कि परंतु यह भी कि किसी व्यक्ति को यदि उस द्वारा किया गया अभिकथित अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास, 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है तो लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर को दिए बिना उस उपधारा के दिन जमानत पर नहीं छोड़ा जाए। यानी कि जो अपराध 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, 7 वर्ष में क्या आ गया, आपका मृत्यु भी आ गया, आजीवन कारावास भी आ गया, ठीक है, तो 7 वर्ष से अधिक का कारावास उसमें शामिल है। तो यदि उससे दंडनीय कोई अपराध किया गया है अभियुक्त के द्वारा, तो सबसे पहले जब उसको जमानत पर छोड़ा जाना है तो लोक अभियोजक को सुनना ही होगा, ठीक है ना। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको सुनवाई का अवसर दिए बिना इसमें क्या है, जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा यदि 7 वर्ष से अधिक का कारावास से दंडनीय अपराध है। ये हो गया आपका। अब क्लॉज 2 क्या कहता है, यदि ऐसे अधिकारी या न्यायालय को अन्वेषण, जांच या विचारणा के किसी प्रक्रम में प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त ने अजमानती अपराध किया है, किंतु उसके दोषी होने के बारे में या जांच करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो अभियुक्त धारा 446 का के उपबंधों के अधीन रहते हुए और ऐसी जांच लंबित रहने तक जमानत पर या ऐसे अधिकारी या न्यायालय के स्वविवेक अनुसार इसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से हाजिर होने के प्रतिबंध रहित या बंद पद निष्पादित करके छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये जो सेकंड क्लॉज है ना, सेकंड सबसेक्शन है इसका 437 का, ये इतना बात करता है कि यदि मान लीजिए जो कोई पुलिस अधिकारी है, यानी पुलिस अधिकारी यहाँ पे कब आएगा, जब यहाँ पे 160 मान लीजिए 169 में, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, 169 का खात्मा रिपोर्ट भी देता है, ठीक है। जब खात्मा रिपोर्ट देता है तो वहाँ पर क्या है, जमानत पर भी छोड़ सकता है। ये तो उसको खात्मा रिपोर्ट कब दी जाती है, जब उसको लगता है कि पर्याप्त तो कोई आधार नहीं है आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उसको बंद पद पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार न्यायालय भी छोड़ सकता है उसको। तो यहाँ पे जो उपधारा 2 है इसमें सिर्फ इतना ही बात किया गया है कि जो अभियुक्त आया है ना, अब उसमें क्या है, जब इन्वेस्टिगेशन की गई, जांच या फिर विचारण किया जा रहा है, ठीक है, तीनों कंडीशन यहाँ पे बताई गई है, या तो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या फिर ट्रायल। इसके किसी भी स्टेज पर यह लगता है, किसको लगता है, जो अधिकारी है यानी पुलिस अधिकारी है या फिर न्यायालय है, उसको लगता है या रीजन टू बिलीव है, ठीक है ना, विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त ने अजमानती अपराध किया है। अब यहाँ पे क्या है, जो 437 है वो किसके लिए है, वो जमानती अपराध के लिए है, सॉरी अजमानती अपराध के लिए है, ठीक है। जमानती के लिए तो 436 है, अब यहाँ पे अजमानती के लिए है। अब यह विश्वास करने का आधार नहीं है कि वो क्या है, अजमानती अपराध का दोषी है, ठीक है। अब यहाँ पे लगता क्या है कि वो हो सकता है वो जमानती अपराध का दोषी हो, ठीक है, तो उसको बेल दे दिया जाना चाहिए। और उसके लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आधार तो नहीं है कि वो क्या है, अजमानती अपराध का दोषी है, लेकिन इतना आधार जरूर है कि उसके लिए क्या है कि उसकी जांच करने के लिए पर्याप्त आधार है, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझाता हूँ। 437 के अकॉर्डिंग उसके ए नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। अब इसको गिरफ्तार किया गया जब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जांच किया जा रहा है, विचारण किया जा रहा है, और अब उसमें यह प्रतीत होता है कि ये जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ना, उसके लिए ऐसा कोई आधार ही नहीं है कि माना जाए कि वो अजमानती अपराध का दोषी है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ये आधार तो नहीं है कि अजमानती अपराध का दोषी है, लेकिन यह आधार जरूर है कि जो दोषी तो है, ठीक है। इसके लिए जांच करने के लिए पर्याप्त आधार है। तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, अभियुक्त को धारा 446 ए के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी कि 446 ए के तहत जो भी प्रोविजन बताए गए हैं उसके अधीन रहते हुए जांच लंबित रहने तक उसको क्या किया जाएगा, जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। या फिर क्या किया जाएगा, ऐसे अधिकारी या न्यायालय स्व विवेकानुसार इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिबंध रहित निबंध पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा,
ठीक है, या तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा या फिर प्रतिभोग विदाउट श्योरिटी उसको बंद पत्र निष्पादित करने पर बेल बॉन्ड भरवाने पर उसको क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसमें आधार ये नहीं है क्योंकि वह अजमानती अपराध का दोषी है। ये इतना आधार नहीं है, लेकिन ये आधार जरूर है कि उसके लिए जांच करने का पर्याप्त आधार है। ठीक है ना, कि वो उसके लिए क्या किया जाए कि आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी हो, इंक्वायरी करनी हो, ट्रायल करनी, जो भी है उसके लिए आधार है। लेकिन ये आधार नहीं कि उसने अजमानती अपराध किया है, तब वहां पे उसको छोड़ दिया जाएगा। तीसरा खंड आता है, तीसरा सब सेक्शन, ये कहता है ये यहाँ पे अब शर्तें आरोपित की जा रही है। ठीक है ना, कंडीशंस लगाई जा रही, कंडीशनल बेल दी जा रही है। जब कोई व्यक्ति जिस पर ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की या उससे अधिक की अवधि दंडनीय कोई अपराध है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 की क्या बात करता है कि ये बात करता है आपका कि राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में। ठीक है, अध्याय 16 बात करता है आईपीसी का मानव के शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के बारे में। संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले अपराध यहाँ पे चैप्टर 16 के अधीन अपराध है। यदि ये सभी अपराध हैं या फिर इनका ऐसे अपराधों का दुष्प्रेरण हो रहा है या षड्यंत्र हो रहा है या प्रयत्न करने का अभियोग है, ठीक है, या फिर 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध है, 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय, तो ऐसे अपराध में क्या किया जाएगा, जब जमानत दी जाएगी ना, तो वहां पे उपधारा 1 के अधीन जमानत पर जब छोड़ा जाता है तो न्यायालय यह शर्त आरोपित करेगा। कौन कौन सी शर्त लगाएगा अब यहाँ पे बताया गया है। तो पहला लगाएगा कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंद पत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा। यानी कि जो शर्तें लिखी होगी कि आप इस तारीख को उपस्थित होंगे, तो यहाँ पे आपको क्या होना होगा, उपस्थित होना होगा। अब यहाँ पे लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। दूसरा आता है आपका कि ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है कोई अपराध नहीं करेगा। यानी कि जिस पर उसका संदेह है कि यानी या फिर जिसका उस पर अभियोग है, आरोप है कि इसने ऐसा अपराध किया है, अब ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा वो। ठीक है ना, ये भी शर्त आरोपित की जाएगी, वो आगे चलो कोई अपराध नहीं करेगा। उसको जमानत तो दी जा रही है लेकिन जमानत की शर्तें हैं ये, आप अपराध कोई नहीं करेंगे। ठीक है, बंद पत्र की शर्तों के अनुसार आप हाजिर होंगे। तीसरा आता है कि ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मानने के वास्ते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़, यानी कि एविडेंस का टेम्पर नहीं करेगा, साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा, साक्ष्यों को नहीं धमकाएगा। ठीक है, कोई वचन, उत्प्रेरण, धमकी ये सब ऐसा कुछ भी नहीं देगा। ये सारी शर्तें आरोपित करेगा। और न्याय के हित में ऐसी अन्य शर्तें, यानी कि न्याय के लिए जो भी शर्तें न्यायालय को ठीक लगे वो भी क्या कर सकता है, उस पर आरोपित कर सकता है। ये कंडीशनल बेल हो जाती है तो आपकी। ठीक है, क्लॉज 4 क्या कहता है, उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन जमानत पर किसी व्यक्ति को छोड़ने वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसा करने के अपने कारणों को या फिर विशेष कारणों को लेखबद्ध करेगा। यानी कि उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन जो भी जमानत पर छोड़ा जा रहा है ना, और जो भी छोड़ेगा, यानी कि चाहे अधिकारी छोड़े, अधिकारी मतलब पुलिस अधिकारी कब छोड़ेगा, 169 जब खात्मा रिपोर्ट बनाता है या क्लोजर रिपोर्ट बनाता है तो वहाँ पे छोड़ सकता है। न्यायालय भी इसी प्रकार से न्यायालय जब छोड़ेगा तब वहाँ पे क्या करेगा, अपने रीजन को रिकॉर्ड करता है कि उसको क्यों छोड़ा जा रहा है, उसको रीजन क्या है, उस सारी रीजन को इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लॉज 5 यानी सब सेक्शन 5 क्या कहता है, यदि कोई न्यायालय जिसने किसी व्यक्ति को उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन जमानत पर छोड़ा है ऐसा करना आवश्यक समझता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये कैंसिलेशन ऑफ बेल के बारे में है। ठीक है ना, अब कैंसिलेशन ऑफ यहाँ पे बॉन्ड के बारे में बात करें, ठीक है, तो कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड के बारे में यहाँ बताया गया है 446A में। ठीक है, 446A में बताया गया कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कैंसिलेशन ऑफ बेल के बारे में, ये एक मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, MPCG में पूछा हुआ शॉर्ट नोट में कैंसिलेशन ऑफ बेल के बारे में, तो आपको क्या लिखना था, 437 का क्लॉज 5 लिखना था कि जब आवश्यक समझता है तो उसको गिरफ्तार करने का आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको लिखना होगा 439 का क्लॉज 2, वहां पर भी कैंसिलेशन ऑफ बेल के बारे में प्रोविजन बताया गया है सेम इसी प्रकार से। ठीक है, तो 437 क्लॉज 5 और साथ ही साथ 439 के क्लॉज 2, इसमें कैंसिलेशन ऑफ बेल के बारे में जमानत का रद्दकरण से संबंधित है, लेकिन बंद पत्र से रद्दकरण से संबंधित 446A में है। ठीक है, ये हो गया।
क्लॉज 6 क्या कहता है, यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में ऐसे व्यक्ति का विचारण जो किसी अजमानती अपराध का अभियुक्त है उस मामले में साक्ष्य देने के लिए नियत प्रथम तारीख से 60 दिन की अवधि के अंदर पूरा नहीं हो जाता है, यानी मैंडेटरी राइट, यहाँ पे मैंडेटरी बेल के बारे में ये एक प्रोविजन और मिल जाता है आपको। यहाँ पे क्या है, एक राइट बन जाता है अभियुक्त का कि उसको क्या किया जाएगा, जमानत पर छोड़ा जाएगा। लेकिन कब छोड़ा जाएगा, अब मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति का अजमानती अपराध का अभियुक्त है और उसका ट्रायल चल रहा है। जब ट्रायल चल रहा है तो वहाँ पे जब एविडेंस के रिकॉर्ड करने की तारीख जो पहली तारीख होती है, ठीक है ना, पहली तारीख जो नियत की गई है एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, उस तारीख से लेकर 60 दिन तक यदि मान लीजिए जो मामला है उसका विचारण कंप्लीट नहीं हो पाता है 60 दिन की अवधि के अंदर, तो और यदि ऐसा उस व्यक्ति संपूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा, यानी कि जब एविडेंस रिकॉर्ड करने की तारीख तो आई, ठीक है, उसके 60 दिन तक वो क्या है, अभिरक्षा में रहा है, तो क्या किया जाएगा, 60वें दिन ही क्या पहुंच जाएगा, कोर्ट में पहुंच जाएगा कि भैया हमको क्या है कि जहाँ अभी तक 60 दिन तक क्या है जेल में रहे हैं, ठीक है ना, जब से एविडेंस रिकॉर्ड करने की तारीख आई और अभी तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ तो हम मुझे क्या है जमानत दीजिए, मुझे जमानत पर छोड़ा जाए। तब वहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको जो भी रीजन है उसको रिकॉर्ड करने के बाद मजिस्ट्रेट जब तक अन्यथा निर्देश ना दे, ठीक है, तब तक उस क्या किया जाएगा, उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट कहता है कि नहीं भाई अभी तुमको रहना है यहाँ पे जेल में, तो उसको रहना पड़ेगा, नहीं, जो भी रीजन होगा उसको भी लिखना होगा। यदि ऐसा कोई रीजन नहीं है तो उसको क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा जमानत पर। क्लॉज 7, यदि अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण के समाप्त हो जाने के पश्चात और निर्णय दिए जाने के पूर्व किसी समय न्यायालय की राय है कि विश्वास करने का उचित आधार है कि अभियुक्त व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो वह अभियुक्त को निर्णय सुनने के लिए अपने हाजिर होने के प्रतिबंध रहित बंद पत्र उसके द्वारा निष्पादित किए जाने पर छोड़ दिया देगा। यानी कि ट्रायल कंप्लीट हो गया है, ठीक है, लेकिन जजमेंट अभी नहीं आया है। जजमेंट कब आता है, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल 353 में, ठीक है। तो 353 में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल के बाद क्या होता है, जजमेंट आता है। तो यहाँ पे जब ट्रायल कंप्लीट हो गया और मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो अभियुक्त है ऐसे किसी अपराध का दोषी नहीं है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे निर्णय सुनने के लिए क्या किया जाएगा, उसको हाजिर होने के लिए विदाउट श्योरिटी बंद पत्र पर उसको क्या किया जाएगा, निष्पादित करने पर उसको छोड़ दिया जाएगा कि आप क्या है उपस्थित होना है, आप दोषी तो है नहीं, आपको जजमेंट सुनना है, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा, ये बात करता है। उसके बाद 437A ये लास्ट सेक्शन है, इसको कवर करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। 437A क्या कहता है कि अगले अपीली न्यायालय में अभियुक्त के उपसंजात होने की अपेक्षा करने के न्यायालय के लिए जमानत, अपेक्षा करने के लिए जमानत, ठीक है ना। तो विचारण की समाप्ति के पूर्व, ठीक है, कब यहाँ पे बात की जा रही है, जब विचारण क्या है, समाप्ति के पूर्व, यानी विचारण समाप्त नहीं हुआ है, तथा अपील के निस्तारण के पूर्व, यानी कि अपील का निपटारा नहीं हुआ, अपील के निपटारे के पहले क्या किया जा रहा है, विचारण करने वाला यथास्थित न्यायालय या अपीली न्यायालय, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट है या फिर जो अपीलेट कोर्ट है, इन दोनों को यहाँ पे बताया गया है, दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया कि यदि दोनों कोर्ट क्या करती है, अभियुक्त से या अपेक्षा करती है, तो कि जब ऐसा न्यायालय क्रमिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दाखिल की गई अपील या याचिका के समय नोटिस जारी करता है, तो वह ऐसे उच्चतर न्यायालय के संग उपसंजात होने के प्रतिबंध सहित ये जमानत बंद पत्र निष्पादित करे, उसे जमानत पर 6 माह तक प्रवृत्त रहेगा। अब यहाँ पे बस इतना ही है कि यहाँ पे यदि अपीलेट कोर्ट भी आती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या है कि जब न्यायालय है, ट्रायल कोर्ट है या फिर जो अपीलेट कोर्ट है, वो स्वयं भी क्या कर सकती है, ये कहेगी कि आप क्या करें, जो अभियुक्त है उससे कहेगी या अपेक्षा करेगी कि आप एक बंद पत्र निष्पादित करें, और ये बंद पत्र 6 महीने तक क्या रहेगा, प्रवृत्त रहेगा। और इस बंद पत्र में रहेगा कि आपको जब भी यहाँ पे नोटिस जारी किया जाएगा तो आप उपस्थित रहेंगे, ठीक है ना, चाहे अपीलेट कोर्ट हो चाहे ट्रायल कोर्ट हो, जहाँ पर भी वो आपको उपस्थित रहने का कहा जाएगा आप वहाँ पे उपस्थित रहोगे। ये 6 महीने तक ही क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। ये आपको यहाँ पे ये 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना, याद रखना है। दूसरा, तो यदि ऐसा अभियुक्त उपसंजात होने में असफल होता है तो बंद पत्र का संप्रारण हो जाएगा और 446 के अधीन प्रक्रिया लागू हो गई। यानी कि अब यहाँ पर
प्रतिभुओं सहित जो जमानत पत्र बंद पत्र निष्पादित करने की बात की जा रही है, यानी प्रतिभुओं सहित यहाँ पे है, ठीक है, विथ सियोरिटी यहाँ पे आपको निष्पादित करना है जो बॉन्ड। तब यहाँ पे क्या है 446, यदि आप असफल रहते हैं यानी अभियुक्त जो है उपसंजात होने उपस्थित होने में असफल रहता है, तब वहाँ पे क्या है प्रतिभू की बारी आ जाती है, ठीक है ना। 446 में जो सियोरिटी है उस पर क्या किया जाएगा, शास्ति लगाई जाएगी। शास्ति नहीं देता तो 6 माह का सिविल कारागार वहाँ पे भोगेगा वो सिक्योरिटी, ठीक है। तो यह 446 की प्रक्रिया यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, जमानती अजमानती अपराध से संबंधित पूरे प्रावधान, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।